ओके, इन दिस वीडियो हम बेसिकली अपने मॉडर्न का गांधीयन एरा जो है वो करेंगे, गांधीयन एरा। ठीक है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो जो मेजर इंसिडेंट्स हुए वगैरह वगैरह। इससे पहले अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, तो हमने देखा था कि हमारा सबसे पहले रिवॉल्ट होता है हमारे 1857 का। उसके बाद हमारी आईएनसी वगैरह की फॉर्मेशन होती है, और आईएनसी में दो फेजेस आते हैं। दैट इज़ अपना मॉडरेट आता है, जो कि कुछ खास कर नहीं पाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेस आता है, साथ में प्लस में कुछ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी हमने देखी थी। और इसके टाइम पे क्या होता है, वही हमने देखा था, पार्टीशन वगैरह हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह हो जाता है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट आ जाती है। तो ये सारे कुछ छोटे मोटे छुटपुट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटे मोटे मतलब छुटपुट मुटपुट इंसिडेंट्स हमारे हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हमने देखी थी, ठीक है। और होम रूल मूवमेंट देखा था, होम रूल मूवमेंट आता है। और उसके बाद हमने दैट इज़ अपना लखनऊ पैक्ट भी देखा था, माउंट बेटन प्लान, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाद में बार बार इनको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आगे हम गांधीयन एरा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी कौन थे। तो गांधी का डेथ एंड जो है प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज आपको पता है अक्टूबर 2 है गुजरात, उसका बर्थडे। गांधी जयंती मनाए जाते हैं, उसका नेशनल हॉलीडे है, एंड हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हुआ। फादर कौन था, लिटरेरी वर्क था, आई डोंट थिंक इन्फ्लुएंस कोई मैटर है। लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो यस, ये रत्ना सर्वोदया, हिंदी, हिंद स्वराज, माई एक्सट्रीमिस्ट विद ट्रूथ, ये इन्होंने कुछ वर्क किए थे। और एडिटर थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन्स एंड यंग इंडिया के। तो बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो हमारे वही गांधीयन एरा में महात्मा गांधी के क्रोलॉजिकल ओवरव्यू देखा। बेसिकली महात्मा जो गांधी यार मैं गांधी आई विल कॉल इट गांधी सिंपल। सो जो गांधी था, तो गांधी का जो तो सेकेंड दो फेजेस में, एक तो साउथ अफ्रीका में वो था, और उसके चलते बहुत सारी वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए थे, तो वो हम देखेंगे। एंड प्लस में जब इंडिया आया तो क्या इंसिडेंट्स हुए वो देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे साउथ अफ्रीका में उसने क्या किया, तो 1893 में उसका डिपार्चर हुआ था गांधी का साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक फेमस इंसिडेंस उसके पास जब होता है, जब उसको फर्स्ट क्लास में से ट्रेन के में से कंपार्टमेंट में से फेंक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1894 में, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस उसके बाद का देख लो। उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद वो इंडियन एम्बुलेंस कोर को भी रखता है, बियोर वॉर्स के मतलब बेसिकली हेल्प करता है, जो जितने भी सोल्जर्स होते हैं, अगर उनका मतलब वो होता है ना कि लगभग जाती है तो उसको हेल्प वेल्प करते हैं। और इंडियन ओपिनियन की भी मैगजीन वहाँ पे फाउंडेशन करना है, फिनोक्स फार्म का भी। इट्स लाइक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ही पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह करता है अगेंस्ट द एशियाटिक ऑडियंस इन ट्रांसवाल में, ठीक है। एंड सत्याग्रह भी करता है वो कंपलसरी, जो रजिस्टर हैं पासेस एशियंस को बेसिकली कैरी करने पड़ते थे अपने गले में कुछ पासेस, इस तरीके से उसके अगेंस्ट करता है। ट्रायल एंड इम्प्रिजमेंट जो है वो उसकी होती है। उसके बाद जॉसनबर्ग में जेल में वो जाता है सबसे पहले। एंड उसके बाद फाउंडेशन करता है वो एक तौलसिया फार्म, एक तरीके का वो भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी बाद में वो हमारी क्या हो जाती है, गांधी आश्रम बन जाती है, ठीक है। सत्याग्रह जो है अगेंस्ट हमारा डी रिकॉग्निशन जो है होता है अगेंस्ट जो भी हमारी नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस होते हैं केप टाउन। मतलब होता क्या है कि जो भी नॉन क्रिश्चियन तरीके से मैरिजेस हुए हैं उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी सत्याग्रह करता है। उसके बाद वो क्विट कर देता है हमारी साउथ अफ्रीका को, एंड रिटर्न इंडिया आ जाता है। उसको अवार्ड मिलता है केसर हिंद, बिकॉज उसने इंडियन एम्बुलेंस कोर को दिया था ड्यूरिंग द वॉर, मतलब हेल्प करी थी ब्रिटिश सोल्जर्स की, जो भी मतलब घायल वायल थे, तो इसलिए उनको टाइटल वाइटल भी मिलता है। मतलब थोड़ी बहुत ठीक है, इमेज ठीक थी इस बंदे की। उसके बाद इंडिया में जब वो आता है तो बेसिकली 3 मेजर इंसिडेंट्स होते हैं। तो पहला है 15 में, देन 16 में, देन 17 में। उसके बाद भी इंसिडेंट्स हैं, बट वो वाले हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे, तो हम इतना ही बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले वो बॉम्बे में आता है, ठीक है। वहाँ पे फाउंडेशन करता है वो अपनी सत्याग्रह आश्रम की, ठीक है, नियर अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में करता है सबसे पहले। एंड आश्रम दिन शिफ्ट हो जाता है बैंक्स ऑफ साबरमती, ठीक है। एंड वो ऑल इंडिया टूर करता है इस टाइम पे, कि वो देखता है कंडीशंस कैसे इंडिया की। उसके बाद वो पहली स्पीच देता है ओकेजन ऑफ जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे वो देता है। और वहाँ पे वो एब्सटेन कर जाता है फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है। जब मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं घुसता, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, जब वो कॉन्फ्रेंस में स्पीच वगैरह दे रहा होता है, तो एक राजकुमार शुक्ला एक पर्सन होता है, कल्टीवेटर होता है बिहार से, वो रिक्वेस्ट करता है उसको कि आप मेरे संग आओ चंपारण में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इस तरीके से 1917 में जो गांधी है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाता है, चंपारण कैंपेन करता है, वो रिड्रेस करता है ग्रेवेंसेस को, जो भी हमारे कल्टीवेटर्स के थे, जो कि ऑपरेट थे हमारे इंडिगो प्लांटर्स के थ्रू बिहार में। तो बेसिकली उनको प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्याएं थी, उनको सॉल्व कराने की कोशिश करता है। जो चंपारण का जो सत्याग्रह है वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बनता है इंडिया
इंडिया में हमारे किसका, गांधी का, बट वो बहुत ही छोटे लेवल पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा 1918 में भी, फरवरी 1918 में हमारा गांधी एक स्ट्रगल करता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो इन्वॉल्व करता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। हंगर स्ट्राइक बेसिकली वो करता है एज अ वेपन, फर्स्ट टाइम यूज़ करता है गांधी अपने अहमदाबाद स्ट्रगल में। और मार्च 1918 में जो गांधी है वो वर्क करता है पीजेंट्स ऑफ खेड़ा के लिए भी बाद में गुजरात में, जो जिनको डिफिकल्टीज हो रही थी अपने रेंट को पे करने में बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। और इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह उसकी पहले नॉन कॉर्पोरेशन वाली मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जो हमारी सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट है वो ये है, फर्स्ट जो नॉर्मल वो आया कैंपेन करा है वो ये वाला था, एंड जो फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन है वो ये वाला, सिर्फ गांधी का, और एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ हमारे मेन इवेंट्स क्या हैं ड्यूरिंग द गांधीयन एरा। तो 1990 से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा रॉयलेट एक्ट आता है 1919 में। सो यहाँ पे क्या होता है, जो वाइस रॉयलिटी होती है हमारे लॉर्ड चेल्सफॉर्ड यहाँ पे वाइस रॉय होते हैं, वो बेसिकली एक सेडिशन कमेटी बिठाते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट करती है 1918 में, जिसमें जस्टिस रॉयलेट होते हैं जो हेड होते हैं, और वो कुछ सर्टेन रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं सेडिशियस एक्टिविटीज़ इंडिया में। सो रॉयलेट एक्ट ऑफ 1919 जो है एक अनब्रिडल्ड पावर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अधिक पावर दे देता है गवर्नमेंट को, और बोल देता है गवर्नमेंट चाहे तो जिसको चाहे वो अरेस्ट कर सकते हैं, इम्प्रिजन कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं किसी भी सस्पेक्ट को, मतलब जिस पे भी शक है उसको भी विदाउट ट्रायल, मतलब उसका ये भी नहीं देखेगी शक के आधार पे, ये भी नहीं, मतलब उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, वो ऐसे केस नहीं लड़ पाएगा, ठीक है, उसको नॉर्मली जेल में रहना पड़ेगा। सो एक्ट ने बहुत ज़्यादा एंगर लोगों के मन में कर दिया, ठीक है, एंगर। एंड बिफोर द एक्ट जो है पास भी होता है उससे पहले ही उसके खिलाफ जो है बहुत सारे एलिगेशन शुरू हो जाते हैं। गांधी जी भी इवन क्या करते हैं, गांधी बहुत जी डिसाइड करते हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट इस एक्ट के, और इसीलिए वो सत्याग्रह की बात करते हैं हमारे अप्रैल जो है 1919 में 6 अप्रैल, ठीक है। अब उनको भी बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, डेफिनेटली। एंड फर्दर इंटेंसिफिकेशन जो है वो होती है एलिगेशंस की बहुत ज़्यादा और ज़्यादा, मतलब जैसे कि उनके लीडर को कोई अरेस्ट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा एलिगेशन, मतलब प्रोटेस्ट करना, एकदम स्ट्राइक वगैरह करना शुरू कर देते हैं दिल्ली, अहमदाबाद एंड पंजाब जैसे इलाकों में। अब इसी के दौरान क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसकरे एक इंसिडेंट है, इसी वजह से एलिगेशंस के दौरान होता है क्या है कि अरेस्ट हो जाता है हमारे डॉक्टर सत्यपाल किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल का, ये हमारे पंजाब से होते हैं, बहुत ही मतलब फेमस लीडर्स होते हैं अंडर द रॉयलेट एक्ट के, जब ये अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं सत्याग्रह में, तो बेसिकली इनको सीरियस अनरेस्ट और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पंजाब में। और फिर एक क्या होता है, एक पब्लिक मीटिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं एक पार्क में जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर में। यहाँ पे बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वुमेन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, सब असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि एकदम से वो जस्ट नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं। होता क्या है कि जनरल जो हमारा रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर होता है, वो ऑर्डर कर देता है कि इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, मतलब बिना सोचे समझे आप क्या करो, हैवी फायरिंग कर दो, बिल्कुल ही गोलियां चलाना शुरू कर दो क्राउड पे, लोगों पे, और उनको जाने का कोई रास्ता भी मत छोड़ो। एज अ रिजल्ट होता क्या है, जो मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो मार दिए जाते हैं, एंड 1200 पीपल उनको घा पाते हैं, मतलब गंभीर हो जाते हैं वो। एंड माइकल डोर जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था हमारे पंजाब का। एंड इस मैस्करे जो है, ये जो मैस्करे था, इतना बड़ा इंसिडेंट एक तरीके का टर्निंग पॉइंट निकल के आता है इंडो ब्रिटिश रिलेशंस में, और ये इंस्पायर करता है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी तरह फ्रीडम के लिए फाइट करें, ठीक है। इसके चलते एक इंसिडेंट होता है, ये ध्यान रखना है, सरदार उधम हमारे सिंह का, इसमें ना एक मूवी भी बनी है विक्की कौशल की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि वो किसको मारने जाता है, हमारे माइकल ओ डायर को मारने जाता है लंदन में, ठीक है, माइकल ओ डायर को मारने जाता है लंदन में, ठीक है। तो ये भी मूवी टाइप का है, मूवी बनी है इस चीज़ पे भी, जो कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का पार्ट है। और उसके बाद क्या होता है, खलीफत मूवमेंट। अब खलीफत मूवमेंट जैसे हमने पहले भी इसमें बात करी थी, खलीफत मूवमेंट एक ऑल जो मुस्लिम लीग है वो कुछ एलिगेशन कर रही थी कि उनका जो खलीफ है, जो उनका खलीफा है, सुल्तान है टर्की का, उसको वो वॉर में था ना विद ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इसलिए वो जो सारे इंडियन मुस्लिम्स थे वो इन खिलाफ थे, इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो बिकॉज ये मुस्लिम्स का क्या था, मुस्लिम्स का हेड था जो सुल्तान था टर्की का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सेफ्टी एंड वेलफेयर है टर्की का, उसमें थ्रेटन किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, उससे वीक हो गई थी हमारे खलीफ की पोजीशन। इंडियन जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादा एग्रेसिव थे, इसलिए उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड को अपनाया। जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड साकत अली, उन्होंने एक लॉन्च करी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जिसका नाम था खलीफत मूवमेंट, रिस्टोर कराने के लिए खलीफत को, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, तो ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। एंड इसको सपोर्ट गांधी ने भी किया था। एंड ये क्योंकि गांधी कहता था कि एक अच्छा तरीका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लाई गई थी। सो हमारे कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस में हुआ था, तो कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, हुआ क्या था, इन्होंने रिजॉल्व किया था इन फेवर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के, एंड उन्होंने डिफाइन करा स्वराज को अपने अल्टीमेट एम में, ठीक है। तो उन्होंने बात करी थी कांग्रेस जो है रिजॉल्व करती है
कि भैया हम इसको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे एंड स्वराज हमारा अल्टीमेट एम है। और इस मूवमेंट के चलते हुआ क्या था, बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल्स छोड़े थे, अपनी ऑनरी ऑफिसर्स को अपने रिज़ाइन कर लिया था, अपने नॉमिनेटेड ऑफिस से रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम कोई भी गवर्नमेंट दरबार में ऑफिशियल फंक्शंस में नहीं आएंगे। मतलब नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब आपके संग हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, बॉयकॉट करेंगे आपकी ब्रिटिश कोर्ट्स को, लॉयर्स जो कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, जनरल पब्लिक भी, कि हम किसी भी तरीके की आपको मिलिट्री या ना तो गवर्नमेंट जॉब्स में हम आपके ज्वाइन ही नहीं होंगे, बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स को एक्सेट्रा। जो गांधी हैं विद अली ब्रदर के साथ उसने एक नेशन वाइड टूर भी किया था और एड्रेस किया था सारी मीटिंग्स को, और मतलब वही अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी जो भी मैसेज था उसको स्प्रेड किया था। एजुकेशनल बॉयकॉट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बंगाल एंड पंजाब में था अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। एंड बॉयकॉट जो है लो कोर्ट्स का मेजर लॉयर्स ने किया था। किस किस ने किया था इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेहरू ने, दास ने, राजा गोपालाचारी ने, एंड सैफुद्दीन किचलू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, अरुणा आसिफ अली ने। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि नेहरू जो है वो दास है किसका, गोपाल का। ठीक है, नेहरू जो है वो दास था गोपाल का। ठीक है, नेहरू बिकॉज पंडित था तो वो दास था गोपाल, गोपाल भगवान को कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, किचलू 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 याद रखो यार, इससे किचलू का चढ़ावा चढ़ा, किचलू से किचू किचू ध्यान रखो, कुछ भी फ्रूट है ये। ठीक है, एंड या लाभ लाभ हो जिससे उसे, एंड वो क्या बन जाए, पटेल बन जाए। ठीक है, पटेल बन जाए, पटेल वो होते हैं ना बिजनेसमैन होते हैं बड़े वाले, एंड उसको क्या हो फिर उसको, और ये उसने सब अरुणा करुणा के साथ किया। तो इस तरीके से कुछ भी इसको याद कर लेते हैं कि नेहरू भैया, नेहरू क्या था, दास था हमारे गोपाल का, और उसने किचलू जैसी चीज़ बनाई जिसको उसको लाभ हो, और लाभ से उसको पटेल, वो पटेल बन जाए, और पटेल बन जाए तो फिर उसका क्या हुआ, अरुणा करुणा से उसने सारे काम किए। ठीक है, तो गिव अप कर दिए थे उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस को। एंड यहाँ पे पिक्टिंग्स भी हुई थी, शॉप की जो भी सेल करी थी फॉरेन क्लॉथ को, एंड बॉयकॉट हुआ था फॉरेन क्लॉथ का काफ़ी हद तक। और एक ड्रामेटिक इवेंट भी इस दौरान हो जाता है। वो क्या ड्रामेटिक इवेंट होता है कि होता क्या है कि जो विजिट होती है यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स की, इस टाइम पे वो आते हैं, और जिस दिन से वो आते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उसको ग्रीट किया जाता है एम्प्टी एम्प्टी, मतलब सब अपने घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, स्ट्रीट खाली कर देते हैं, डाउन करते हैं शटर्स जहाँ पे भी वो जा रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद होता है क्या, लास्ट में एक अटैक हो जाता है, जो लोकल पुलिस है उस पर बाय एंग्री पीजेंट्स कर देते हैं चोरी चोरा में। चोरी चोरा इस गाँव है गोरखपुर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, और वहाँ पे सबसे वो सारी होल सिचुएशन चेंज होती है। जो गांधी है वो क्या कर लेता है, बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है और विड्रॉ कर लेता है इस सारे मूवमेंट को। फरवरी 12 1992 में किया था। ठीक है, फरवरी 12 1992 में किया था, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, बेसिकली स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन होता है। कैसे होती है, देखो गांधी का जो डिसीजन था कॉल ऑफ करना एग्जीबिशन को, उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया मासेस में, क्योंकि मासेस बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो मूवमेंट आ रही थी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उसके जो डिसीजन था कॉल ऑफ करना, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। उसके कुलीग्स भी करते, लाइक मोतीलाल नेहरू, CR दास एंड केलकर जो है, और वो फिर मिलकर क्या करते हैं और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एक स्वराज पार्टी। तो किसने करा, नेहरू ने, दास और केलकर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो जो नेहरू ऊपर दास था ना, नेहरू नीचे भी दास है, लेकिन किसका है, कल्की का, इसलिए कलकेलकर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, गोपाल का था, ऊपर गोपाल का था, यहाँ पे कलकेलकर का बन गया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से वो फाउंडेशन करते हैं हमारी स्वराज पार्टी की, और उसका नाम रखते हैं कांग्रेस खलीफत स्वराज पार्टी, जो कि प्रपोज करती है कि हम अल्टरनेटिव एक अलग तरीके से प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, डाइवर्ट करेंगे इस मूवमेंट को वाइड स्प्रेड सिविल डिसअपॉइंटेंस प्रोग्राम से। मेरे रिस्ट्रिक्ट, मतलब अभी तो हम पूरा क्या करते थे, सारे लोगों को इन्वॉल्व करके चल रहे थे, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लोगों को तो इन्वॉल्व करेंगे लेकिन एक रिस्ट्रिक्टिव वे में करेंगे। और हम क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे अपने मेंबर्स को कि हम कैसे एंटर करें लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब वो कहना चाहते थे कि हम पार्टी बनाएंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, और फिर क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस को, एंड उसके हेल्प से करेंगे, रेक करेंगे लेजिस्लेचर को फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से तोड़ेंगे लेजिस्लेचर के जो लॉज हैं, ऐसे लॉज को हम पास ही नहीं होने देंगे। एक मॉरल प्रेशर बनाएंगे, कंपेल करेंगे अथॉरिटी को कि हमारी जो पॉपुलर डिमांड है सेल्फ गवर्नमेंट की, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये सारे हमारे होते हैं। ठीक है, करेंगे, यूज़ करेंगे मॉरल प्रेशर को, कंपेल करेंगे अथॉरिटी को कि वो क्या करें, पॉपुलर डिमांड जो है सेल्फ गवर्नमेंट की, हमारी सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को मानेंगे, और जो फालतू के लॉज हैं उनको भी हम पास नहीं होने देंगे। तो ये तरह कुछ तरीके अपनाते हैं, और इलेक्शंस उसके बाद 1923 में होते हैं। स्वराज पार्टी को अच्छी खासी सीट भी मिल जाती है, 45 आउट ऑफ 145, इट्स नॉट बैड। प्रोविंशियल इलेक्शंस में भी बहुत सीट्स मिलती हैं, लेकिन सेंट्रल में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, अच्छी खासी क्लियर मेजोरिटी आ जाती है। स्वराज बाद में फिर वो जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की डिमांड भी करते हैं, जैसे कि अंदर जाएंगे अब, जैसे कि ठीक है ना, तो वो कहते हैं रिलीज़ करो हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप प्रोविजनल ऑटोनॉमी दो, आप रिपील करो जितने भी रिप्रेसिव लॉज आपने बना रखे हैं, जितने भी रिप्रेसिव मतलब लोगों को तंग करने वाली लॉज आपने बनाए उन सबको हटाओ। और जो लेकिन जब बाद में डेथ हो जाती है CR दास की, तो फिर वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड द पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, तो कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं गवर्नमेंट की। तो इससे क्या होता है, डिसेशन एंड पार्टी जो है बाद में ब्रोकअप ही हो जाती है। ठीक है,
हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो बेसिकली होता क्या है, तो इससे पहले जो है ना हमारा एक्ट आ रखा था एक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1909 का एक एक्ट था, नहीं हाँ नहीं 1919 का एक्ट था, या 1919 का ही एक्ट होगा ना, यप 1919 में एक्ट आया था ना, GOI करके, GOI 1919। तो बेसिकली इसको ये था कि इसके 10 साल में ना इसका रिव्यू कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से एक बात थी। अब हुआ क्या था, साइमन कमीशन इसके लिए बैठाया गया था। तो एक्टिविटीज़ जो है हमारी स्वराज पार्टी की, इसने इंड्यूस करा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप रिव्यू करो जो आपकी वर्किंग है डायरकी सिस्टम की, मतलब वही जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 से, ठीक है, उससे जो भी सिस्टम आया था उसको आप एक बार रिव्यू करो और रिपोर्ट दो। वो एक्सटेंट जो है कितने एक्सटेंट तक, कितने अच्छे तरीके से आप अब तक रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट दे पाए, इंट्रोड्यूस कर पाए इंडिया में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है एक साइमन कमीशन को, जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो वाइट्स होते हैं, फिर कहते हैं यूरोपियंस होते हैं। और इसके चलते क्या इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है, एंड वो क्या कहते हैं हम बॉयकॉट कर देंगे इस पूरे कमीशन को। जहाँ पे भी ये कमीशन फिर जाता है वहाँ पे क्राइज आपको देखने को मिलती है कि साइमन गो बैक की, ठीक है। लेडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन के खिलाफ बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, स्पेशली लाहौर में। एंड लाहौर में बेसिकली जब क्या होता है लाठी चार्ज होता है, और इसी के चलते लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए बेसिकली जो भगत सिंह है वो मार देते हैं हमारे पुलिस ऑफिशियल सॉन्डर्स को, ठीक है, गलती से मार देते हैं। वैसे पता है मानना कुछ और था, ये भी एक मजेदार स्टोरी थी, वेल नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारी नेहरू कमेटी रिपोर्ट, वो कहता है कि अच्छा तुम क्या कमीशन बनाओगे, तुम क्या करोगे। देखो हम नेहरू बिल्कुल मतलब गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाता हूँ, सीधा वो ऐसे कह देता है। तो नेहरू कमेटी रिपोर्ट बैठती है, कमेटी जो है वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू बैठती है। वो कहते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल्स बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होंगे बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट, ठीक है। तो मतलब काफ़ी पहले की बात है ये, उन्होंने कुछ रिपोर्ट दिया था कि भैया हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, तुम क्या रिप्रेजेंटेशन लाओगे, हम लाते हैं रिप्रेजेंटेशन। और उसका जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो रिपोर्ट के वो मोतीलाल नेहरू जो है तेजपाल सप्रू भी थे। अच्छा ये ध्यान, तेज बहादुर सॉरी, ये ध्यान रखना है हमें कि सिर्फ नेहरू नहीं था, तेज बहादुर सप्रू भी था, ठीक है। सो वो रिकमेंडेशन देते हैं कि आप डिबेट करो कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडियन डोमिनेंस स्टेटस, या फिर कहते हो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो वो कहते हैं कि गोल क्या है इंडियन डोमिनेंस स्टेटस का है, कहते हो कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको चाहिए, ठीक है। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ठीक है। ओके तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो लीडर होते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जिन्ना होता है ना वो उससे खुश नहीं होता है, जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके रख देते हैं, वो कहते हैं हम इससे खुश नहीं है। तो जिन्ना जो लीडर था हमारे मुस्लिम लीग का, वो एक्सेप्ट नहीं करता है नेहरू रिपोर्ट को, और वो खुश नहीं होता है। बहुत सारी अपनी अपनी डिमांड्स रखते थे। अब क्या ही डिमांड्स रखेगा मुस्लिम्स के फेवर में कि सेपरेट इलेक्टोर दो, वो रोना धोना इनका चलता रहता है। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना इसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लाहौर सेशन होता है, इसमें बेसिकली प्रेसिडेंटशिप होती है जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है और वो डिक्लेयर करता है पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। तो जोश में जाके कह देते हैं भैया हम तो पूर्ण स्वराज लेंगे, सिर्फ स्वराज नहीं लेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे, और वही गोल है अब से हमारे नेशनल मूवमेंट का। और इसके चलते वो बोलता है कि हम क्या करेंगे, जनवरी 26 को फिक्स कर दें इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और वहाँ पे जाके ट्राइकोलर जो फ्लैग है उसको हम लहराएंगे, ठीक है। और इसी की तरह से रिपब्लिक डे आज के टाइम पे हम इसी वजह से हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड प्लेडिंग जो है पीपल को प्लेडिंग करते हैं कि सबमिट नहीं करना है ब्रिटिश रूल को किसी भी, और बिल्कुल भी उनके सामने झुकना नहीं है, इट्स लाइक झुकेगा नहीं अपन, ठीक है ना। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट के बारे में, दैट इज दांडी मार्च, या कहें तो सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि 1930 में होता है। अचीव करने के लिए जो गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो गांधी वो लॉन्च कर देता है अनदर सिविल डिसअबॉर्डेंस मूवमेंट, ठीक है। और 78 फॉलोअर्स के साथ वो क्या करता है, एक मार्च करता है, मतलब चलता है बहुत दूर तक, साबरमती आश्रम से लेके विलेज एक दांडी होता है वहाँ तक, और ब्रेक करता है वहाँ पे जाके सॉल्ट लो को, ठीक है। तो क्या कैसे करता है, ब्रॉक बाय पिकिंग अप द सिल्ट फ्रॉम द सी शोर। मतलब होता क्या था कि सॉल्ट की मोनोपॉली थी, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, हमारे ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं। वो क्या करता है, जबरदस्ती जाता है अपने हाथों में से, मतलब सॉल्ट उठाता है, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो लॉ को तोड़ रहा है, ठीक है। और यहीं से इनॉग्रेशन होता है हमारे, मतलब शुरुआत होती है हमारे सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट की। मास पार्टिसिपेशन, मास का मतलब होता है जनता मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे। मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पार्क्ड ऑफ बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म जो है, इवन इंडियन सोल्जर्स में भी यहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाता है। जो गढ़वाल सोल्जर्स थे जैसे कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई हम लोगों पे फायर नहीं करेंगे जो पेशावर के हैं। गांधी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। बॉयकॉट होता है यहाँ पे भी वही फॉरेन गुड्स का। दोबारा से एक नेशन वाइड सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट जो है फैल जाती है। लेडीज़ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो भी रिप्रेसिव मेजर्स थे वो डेफिनेटली गवर्नमेंट लेगी, मास अरेस्ट करेगी, लाठी चार्ज करेगी, पुलिस फार्मिंग करेगी। इवन 1 लाख जो लोग थे वो लिटरली जेल गए थे। तो इट्स क्वाइट बिग नंबर, राइट। ना हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो अब ये इतना बड़ा कुछ इवेंट हो रहा है तो उसको सुलझाने के लिए बेसिकली इवेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भैया आ जाओ बातचीत करते हैं, ठीक है। तो हमारा लंदन में होता है डिस्कस करने के लिए जो हमारे साइमन कमीशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी। एंड बट इसको बॉयकॉट कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरीके से। और जो कमीशन है वो प्रपोज करता है सेल्फ गवर्नमेंट हम दे देंगे लेकिन प्रोविंसेस में कर देंगे, और फेडरेशन देंगे ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट का सेंटर पे। मतलब क्या करेंगे हम, सेंटर पे एक फेडरेशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमारे प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे
एंड ब्रिटिश इंडिया दोनों को मिला के कंट्री बना देते हैं आपकी, ठीक है। और आपको जो प्रोविंसेस, आपके छोटे मोटे जो प्रोविंसेस हैं, आपको उस पर ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, लेकिन सेंटर पे कौन रहेगा, ब्रिटिश ही रहेगा। इस तरीके से कुछ मतलब इस तरीके की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ये प्रपोज करते हैं, हाँ, ठीक है। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड अदर पार्टीज़ के, वो असेंबल तो होते हैं, वो जाते हैं, लेकिन बिकॉज एब्सेंस होते हैं हमारे यहाँ पे प्राइमर जो मेन आईएनसी तो जाती नहीं है, तो इस वजह से जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो एडजॉर्न हो जाती है। बाद में बिकॉज वो चाहते थे कि लोग आए, क्योंकि फैसला तो सबको लिया था, तो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दो मॉडरेट जो मेरे लीडर्स होते हैं सप्रू एंड जयंकर, वो क्या करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, एक प्रोग्राम लाते हैं, ब्रिंग करते हैं री अप्रोचमेंट बिटवीन गांधी एंड गवर्नमेंट के बीच, मतलब गांधी एंड गवर्नमेंट दोनों को बीच में बिठाने की कोशिश करते हैं। 6 मीटिंग्स होती हैं, फाइनली उसके बाद एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में, जहाँ पे कांग्रेस को बोला जाता है कि हम मूवमेंट शांत कर लेंगे, एंड प्लस में वो ये भी एग्री कर लेते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, इनकी डिमांड्स भी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। गांधी की कुछ डिमांड्स भी होती है जिनमें से कुछ मान ली जाती है, कुछ नहीं मान ली जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और दो जो गवर्नमेंट की डिमांड थी कि हाँ भैया मूवमेंट को कॉल ऑफ करना है, कॉल ऑफ कर देते हैं, एंड प्लस में वो ज्वाइन करने की बात करते हैं, ठीक है भैया, अगले मूवमेंट को जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको करनी है। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ये भी लंदन में होती है, और यहाँ पे जो गांधी है वो अटेंड करते हैं बिहाफ ऑफ दी आईएनसी के बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली फेल्ड हो जाती है, क्योंकि गांधी है वो नहीं अग्री कर पाते हैं ब्रिटिश जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मैकडोनल्ड के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, एंड रिफ्यूज़ कर देते हैं, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑन बेसिक हमारी जो इंडियन डिमांड है वो भी नहीं मान रही होती है फ्रीडम की, और इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस क्लोज हो जाती है विदाउट एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट, और कोई रिजल्ट वगैरह नहीं निकल के आता। तो बेसिकली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, देखो थोड़ा सा मैं ध्यान और याद दिला देती हूँ। हमने ना बहुत सारे एक्ट्स पढ़े थे, उसमें से हमारा सबसे इंडियन काउंसिल एक्ट था, ठीक है, 1909 का। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था 1919 का, 1909 है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का। तो ये ना बेसिकली क्या कह रहा था, इसने ऑलरेडी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, मुस्लिम्स को दे दिया था। इसके बाद इसने क्रिश्चियंस, सिख्स एंड इंडो यूरोपियंस करके भी दे दिया था। एंड बाद में अब ये 1935 में देने की बात करता है कि हम तो डिप्रेस क्लासेस को भी अलग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। इसी बात पे जो है वो पूरी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो ये जो है इसी वजह से ये फेल हुआ था ये, ठीक है। सो कम्युनल अवार्ड कहें तो मैकडोनल्ड अवार्ड यही है, जो गांधी है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है जैसे वो वापस आता है, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है मैकडोनल्ड वो अनाउंस कर देता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, सिख्स एंड यूरोपियंस तो है ही, ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस को भी देने की बात की जाती है, मतलब जो SC STs हैं, ठीक है। जो गांधी है वो डीपली इससे बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है, फास्ट भी रखता है अगेंस्ट दिस अवार्ड, एंड एम टू डिवाइड, जिसका मतलब इस एक्ट का वही था कि डिवाइड करना इंडिया को कम्युनल बेसिस पे, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो एवरीवेयर होता क्या है, मास मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एंड में बाद में सक्सेड होती है हैम्परिंग आउट, हम एक एग्रीमेंट करते हैं पूना पैक्ट, जो कि किसके बीच में होता है, अम्बेडकर के बीच में एंड गांधी के बीच में, ठीक है। अब क्या पैक्ट है बेसिकली, पूना पैक्ट, ठीक है, तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट। तो क्या पैक्ट है बेसिकली, तो कम्युनल अवार्ड जो क्रिएट इसने बहुत ज़्यादा इमेंस डिससेटिस्फेक्शन कर दी थी हिंदूज़ के बीच में। तो जो गांधी है फर्स्ट पे चला गया था, वो इवन प्रोटेस्ट अपनी लाइफ तक भी मतलब सेक पर डाल दी थी, जिससे कि इस अवार्ड को रेप्यूडेट कर पाए, मतलब हटा पाए, रोक पाए। जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का डिप्रेस क्लासेस के लिए, उसको अबेंडन किया गया, बट जो सीट्स रिजर्व थी उनके लिए ये बताया, मतलब आपकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व थी ना, उनको और इंक्रीज कर देंगे, लेकिन आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, और उसको 18% कर दिया, और उस तरीके से फास्ट एंड करता है पूना पैक्ट के साथ, ठीक है। एंड जो लीडर्स हैं वेरियस ग्रुप्स के एंड पार्टीज अमंग द हिंदूज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ हरिजन साइन करते हैं इस पैक्ट को। जो पूना पैक्ट है बिटवीन हमारे हिंदूज़ के बीच में, डिप्रेस क्लासेस के बीच में एग्री करते हैं कि भैया ठीक है हम तो जॉइंट इलेक्टोरेट में खुश हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाद में वैसे 1935 के जो एक्ट था ना उसमें दे दिया गया था, इसमें बता देती हूँ, बट अपनी तरफ से लोगों ने कोशिश करी थी पूना पैक्ट इसी बारे में है, या फिर कहें तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्ड हमारा टेबल कॉन्फ्रेंस दोबारा से होता है 1932 में, बट अगेन ये भी फ्रूटलेस होता है बिकॉज नेशनल लीडर्स इस टाइम पे प्रिजन में ही थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 आता है, जिस मैंने बताया था। तो सामिन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है 1930 में, और फिर उसके बेसिस पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आता है, जिसको रॉयल असेंट मिल जाती है। एंड एक्ट कंटिन्यूड एंड एक्सटेंड करता है, जितने भी एग्जिस्टिंग फीचर्स थे उनको कंटिन्यू रखता है, और कुछ डेफिनेटली न्यू प्रिंसिपल्स भी लाता है, जैसे कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ला देता है। वो कहता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, और ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ा देते हैं। डायरकी जो है प्रोविंसेस में उसको खत्म कर देते हैं, जैसे कि पहले देखा था हमें ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, रिजर्व लिस्ट थी, अब साथ सब कुछ ही हमने, बिकॉज वो कह रहे हैं ना प्रोविंसेस को हम देंगे ऑटोनॉमी, मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं लेजिस्लेचर्स के लिए एंड फेडरेशन के लिए सेंटर पे। एंड जो एक्ट था 1935 को कंडेम भी करता है नियरली ऑल सेक्शंस को, ठीक है, एंड वॉज अनमिसली रिजेक्टेड, लेकिन उसको सब रिजेक्ट कर देते हैं, कांग्रेस भी रिजेक्ट कर देता है, मतलब उनका तो वो है ना पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, एक्ट वैक्ट से नहीं चलना हम काम, ठीक है। एंड कांग्रेस डिमांड करता है, इट सेल्फ कन्वेंस करता है हमें तो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, तो वो अपनी ये डिमांड करना शुरू कर देता है।
है, ठीक है। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो कि इलेक्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज और फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का। ये सिर्फ नॉर्मल सी बात वो बोलता है। ये ध्यान रखना है 1935 के एक्ट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात जो है वो पहली बार आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हम बनाएंगे, वो पहले से चला रहा है। पहले स्वराज आता, फिर पूर्ण स्वराज आ गया, फिर भैया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया था नेहरू रिपोर्ट से। लेकिन अब क्या है वो बात करें, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। ऑल्दो जो कांग्रेस है वो अपोज करती है एक्ट को, येट वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, दोबारा भी इलेक्शन लड़ती हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोड्यूस होती है अप्रैल, ठीक है। और वो मतलब काफ़ी अच्छे उसके वोट्स भी आते हैं। मुस्लिम लीग वैसे हैप्पी नहीं होती है कांग्रेस रूल के साथ, मतलब कांग्रेस को अच्छी खासी सीट मिल रही है, स्पेशली मिस्टर जिना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज है वो रिजाइन कर देती है। अब होता क्या है, हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर है, उसका एक रीज़न है। होता क्या है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो हमारा ब्रोकआउट होता है, ठीक है, जो यूरोप में, ठीक है। एंड हमारा इससे क्या हो जाता है, ब्रिटिश जो है ऑल्सो विद इन इट्स फोल्ड, ठीक है, ब्रिटिश भी उसके मतलब ब्रिटिश भी लड़ रहा होता है उसमें। और विदाउट कंसल्ट करके इंडियन लीडर्स से बिना पूछे जो वाइसरॉय होता है इंडिया का, वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया भी हमारा बिलिजरेंट कंट्री, मतलब हमें एक तरीके से हमारी तरफ से लड़ेगा, ठीक है। उससे वो को जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इंडियंस की तरफ से एंड कांग्रेस की तरफ से एक कि भैया आपने इंडिया नहीं अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगी एक वॉर में, क्योंकि हम तो खुद ही डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए कैसे लड़ सकते हैं अगर हम खुद ही जो है, हमें तो फ्रीडम है नहीं। तो कांग्रेस जो है वो डिमांड करते हैं कि इंडिया को पहले आप डिक्लेयर करो इंडिपेंडेंट नेशन, तभी हम ओनली जो है हेल्प करेंगे ब्रिटेन को, ठीक है, वॉर में। जो वाइस होता है वो रिप्लाई करता है, वो रिजेक्ट कर देता है बेसिकली कांग्रेस की डिमांड को, क्योंकि ये भी इम्प्रैक्टिकल है, और टुक द स्टैंड, और कि गवर्नमेंट जो है वो कुड थिंक करेगी, उसके बारे में सोच लेगी एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के बाद, लेकिन आफ्टर द वॉर। वैसे बोल देते हैं हाँ अभी तुम्हारी बात मान रहे, आफ्टर द वॉर आना फिर बात करेंगे, ठीक है। सो कांग्रेस इस चीज़ को कंडेम करती है। वाइसरॉय का रिप्लाई जो होता है एंड जो हमारे कांग्रेस है मिनिस्टर्स है वो क्या कर देते हैं, इस तरीके से रिजाइन कर देते हैं। अब इस चीज़ में ना बेसिकली जिन्ना बहुत खुशी होता है, जैसे कि वो पहले जल रहा था कि भैया इनको तो बहुत सारी सीट्स मिल गई, यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा जल रहा था कि भैया इनको तो बहुत ज़्यादा सीट मिल गया, तो एकदम से फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन हो जाएगी, तो बेसिकली वो खुश हो जाता है, ठीक है। एंड इसलिए कॉल्ड अपॉन द इंडियन मुस्लिम्स को बोलता है कि सेलिब्रेट करो इस चीज़ को, एंड इसको बोलते हैं द डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन है क्या, तो लाहौर रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारा अब ये इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है। जब खुश होते होते आइडिया आ जाता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से एक आइडिया आता है, वो कहता है, अब हुआ क्या था 1930 में एक इकबाल था जिसने सजेस्ट करा था कि हम यूनियन कर देते हैं जो हमारा फ्रंटियर प्रोविंस है, जो हमारा बलूचिस्तान सिंध कश्मीर वाला एरिया है, जो मुस्लिम स्टेट है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी जाता है, उसको एक फेडरेशन के अंदर ही एक सेपरेट स्टेट बना देते हैं। सेपरेट कंट्री की बात नहीं करी, सेपरेट स्टेट की बात करी है, और इसको प्रूव और एक क्रिएटिव आइडिया मिलता है, ठीक है। और बर्स्ट इनटू विग्रेस लाइफ विद द एडवेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स, उससे एक न्यू रिफॉर्म्स आने की एक तरीके से आइडिया मिलता है। उसके बाद ऐसे ही एक चौधरी रहमत अली भी थे जिन्होंने इंस्पायर करा था बहुत सारे यंग मुस्लिम्स को, और एक इन्वेंट भी करी थी टर्म पाकिस्तान, ठीक है, जो लेटर पाकिस्तान बना। और इसके जो आइडियाज़ थे विजनरी थे, लेकिन विद इन 7 ईयर जो है उनको एक पॉलिटिकल प्रोग्राम जिन्ना जो है, जिन्ना को पॉलिटिक्स में बेसिकली उसको ले आते हैं, और इसको एक न्यू नेम स्लोगन और बैनर लाते हैं। जो आइडियोलॉजी थी इकबाल की, जो विजन था रहमत का, और जो हमारे फियर्स थे सारी मुस्लिम्स की, उन सबको मिला के एक प्रैक्टिकल माइंड ब्लोइंग आइडिया आता है जिना कि हम टू ब्लाइंड द मुस्लिम टुगेदर, सबको अंधा कर देंगे एज नेवर बिफोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कभी भी ऐसा नहीं था। अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, एक विवी सेक्शन ऑफ इंडियन क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे, जो लाहौर रेजोल्यूशन जो मुस्लिम लीग का था वो पास करता है हमारे लाहौर सेशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन को, और रिजेक्ट करता है फेडरल स्कीम को। अभी कर देता है बेसिकली हुआ क्या था 1935 में ना, 1935 में फेडरेशन की बात थी। इस एक्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अपने जो पॉलिटी के नोट्स थे ना उसमें से, तो एक बार देखो मैंने वही बताया जो सारे एक्ट थे ना काउंसिल जो स्पेशली जो 1858 से आए हैं 1935 तक, उन सारे एक्ट को अगर हम एक बार अपने उससे एक बार रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजी में सेट करके, तो उससे क्या होगा ना, बेटर पिक्चर हमें मिलेगी, ठीक है, बेटर एक कनेक्शन हम बिठा पाएंगे। तो वो कर लेना, ठीक है। तो हुआ क्या था 1935 में बात करी थी ऑल इंडिया फेडरेशन का, वैसे वो कभी भी नहीं आ पाया था, ठीक है। तो इसको बाद में भी रिजेक्ट कर देता है हमारा मुस्लिम लीग में, ठीक है, उसको पाकिस्तान चाहिए था, ठीक है। नाउ अगस्त ऑफर या कहें तो इसका एक और नाम है, इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं रखते, लिलेंथो गो, तो बेसिकली जो भी है अजीब सा नाम है इसका, ठीक है। अब ये ऑफर लाते हैं, तो ठीक है, अब होता क्या है, जो बहुत ज़्यादा हमारे उनको पता चल गया, देखो इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया, खुशियाँ बिल्कुल है नहीं, ठीक है, और डिमांड इनकी मान नहीं रहे। अब कुछ तो लालच देना पड़ेगा ना कि हमारे साथ ये काम करें, क्योंकि उनको भी ज़रूरत थी, ब्रिटिशर्स नीड, ठीक है। तो जो वाइसरॉय होता है ना वो कुछ सर्टेन प्रपोजल्स देता है जिसको हम अगस्त ऑफर कहते हैं, ठीक है। वो डिक्लेयर करता है जो गोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो है कि हम इस्टेब्लिश कर देंगे डोमिनेंट स्टेटस इंडिया में। वो कह देता है ठीक है हम आपको दे देंगे, ये एक्सेप्ट कर देता है कि आप फ्रेम भी कर सकते हो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, और वही इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लो। और ये भी कह देता है कि जो फुल वेट है वो भी दिया जाएगा व्यूज ऑफ द माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में, कि माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, मतलब दोनों साइड को खुश कर रहा है, एनसी को भी कर रहा है, मुस्लिम लीग को भी कर रहा है कि देखो भैया तुम्हारी भी पूरी बात रखी जाएगी। एंड जो मौलाना अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस की, बट इसको रिजेक्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि भैया डोमिनेंट
स्टेटस नहीं चाहिए ना, हमें तो पूरा सही है, हमें तो पूरी फ्रीडम चाहिए ना, अब तो बहुत हो रहा है। मुस्लिम लीग जो है वहीं इसको वेलकम कर दी इस ऑफर को, क्यों? क्योंकि उनको इंश्योर हो जाता है कि अब कोई भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनेगा विदाउट द प्रायर अप्रूवल मुस्लिम्स के, मतलब हमारी तो बात मानी जाएगी, तो वो तो हम रिजेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हमारे फेवर में हम सारे अपनी डिमांड पूरी पूरी करवाएंगे, ठीक है। अब जो लीग है वो डिक्लेयर कर देता है मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो इंडिया की फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की वो सॉल्व होगी ओनली पार्टीशन से। उसके बाद लेकिन उसे बोल देता है, क्योंकि वही वो बोल रहा है ना, देखो कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, मुस्लिम उसको हाँ बोल रही है, तो वो बोल रहे हैं अब देखो डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट कर दिया अब क्या, तो वो क्या करता है, वो कहता है सोल्यूशन में पार्टीशन करवा लो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत पार्टीशन की बात ब्रिटिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बोलते हैं। तो इन ब्रीफ जो हमारा अगस्त ऑफर है वो भी फेल्ड हो जाता है, गेनिंग इंडिया के कॉर्पोरेशन नहीं कर पाता वॉर पे, इनफैक्ट जो फर्दर वाइडन कर देता है गल्फ एक कांग्रेस के बीच में ब्रिटिशर्स, क्योंकि कांग्रेस कहते हैं भैया ये तो बहुत ही हाँ तो सरदर्द कर रहे हैं, हमें दे के क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से एज वेल एज बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला देता है। उसके बाद हमारा इंडिविजुअल सिविल डिसऑर्डर, अब भैया कांग्रेस को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अब हम दोबारा से एक मूवमेंट करेंगे, तो एक इंडिविजुअल सिविल डिसअपॉइंटेंस इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, इंडिविजुअल जाकर सत्याग्रह करेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो इसलिए स्टार्ट करती है इंडिविजुअल सिविल सत्याग्रह को, जिसमें विनोद भावे जो पहले सत्याग्रही होते हैं जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद नेहरू होते हैं, एक पटेल होते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 है, 1 2 3 ध्यान रखना। एंड मूवमेंट जो है इससे थोड़ा सा लिटिल इंथुइज्म बनता है, गांधी बाद में इसको सस्पेंड कर देता है, ठीक है। फिर आता है क्रिप्स मिशन, फिर मतलब गवर्नमेंट ऑल ट्राई कर रही है, तो पहले और अगस्त ऑफर भेजा, ठीक है, अब वो क्या हो गया था, पहले कांग्रेस ने मना कर दिया था, मुस्लिम से यहाँ कर दिया था, अब क्रिप्स मिशन में क्या होगा अब देखो। 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रियलाइज़ करता है कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम इग्नोर नहीं कर सकते इंडियन प्रॉब्लम्स को, रिजल्ट बिकॉज वर्ल्ड वॉर जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जापानीज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंडियंस के बॉर्डर्स यहाँ तक थे ना, इस तरीके से यहाँ तक हमारे जापानीज़ की फोर्सेस पहुँच चुकी थी, ठीक है, और ये ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश एक तरीके से कॉलोनी थी, तो जापान की और उसकी कट्टर दुश्मनी है वो आके आक्रमण करेगा ही, ठीक है। तो मार्च में बाद में क्या होता है कि जापान बेसिकली वही एंटायर जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया पूरे पूरे उसको कवर कर लेता है। सो जो ब्रिटिश है गवर्नमेंट है वो क्या करती है, व्यू ऑफ गेटिंग कॉर्पोरेशन, वो कहते हैं चलो भैया इंडिया से कॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा, फिर वो एक सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स को बेचती है, ठीक है, जो कि हमारे क्रिप्स मिशन इसी को कह रहे हैं, क्योंकि मेंबर होते हैं हमारे ब्रिटिश कैबिनेट से, ठीक है। सेटल करने के लिए जो भी टर्म्स हैं इंडियन लीडर्स के साथ, इंडियन टिप्स क्या है प्रपोज करते हैं हम डोमिनेंस स्टेटस देखेंगे आफ्टर द वॉर, बट उसके जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर देते हैं सारी पॉलिटिकल लीडर्स। क्यों भैया, सिंपल सी बात है ना, डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, नो पार्टी एग्रीड नहीं करता, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इन प्रपोजल्स को, एंड क्रिप्स मिशन जो हो जाता है हमारा फेल हो जाता है, इट गॉट फेल, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई नहीं करता, नो वन केयर्स अबाउट यू, राइट। तो किसी को कोई परवाह नहीं है, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स एज नो पार्टी ग्रेड, तो कोई भी सब मना कर देते हैं, तो मुस्लिम्स लीग भी कर देती है, कांग्रेस आईएनसी भी कर देती है, सब मना कर देते हैं, तो ये बिल्कुल फेलियर हो गया, तो कंप्लीट फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों करा था, क्योंकि भैया तो डोमिनेंस स्टेटस की बात करिए नहीं चाहिए, इन्होंने क्या कहा, भैया इन्होंने तो हमारी कोई बात ही नहीं करी, पिछली बार में तो कम से कम करी तो थी, अगस्त ऑफर में करी तो थी, इसमें तो करी ही नहीं है उन्होंने बात, ठीक है। आगे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट, अब भैया और गुस्सा आ जाता है, भैया ये तो दे ही नहीं रहे डोमिनेंस स्टेटस पढ़ के, हम भी क्विट इंडिया मूवमेंट चला देंगे, तो वो बोलते हैं सिंपल सी बात है, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कर क्विट कर दो इंडिया को, सिंपल। सो मीटिंग होती है एक हमारी घोवालिया टैंक बॉम्बे में, और एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जो गांधी जो है उसमें बोलता है ब्रिटिशर्स को कि भैया काम करो, बहुत हो गया, सरदर्द मत करो, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। और कॉल फॉर डू और डाई वाली सिचुएशन के लिए बोल देता है, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, वेल बट एक रेस्ट मोस्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं, जितने भी बचे होते हैं रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है इस वाली मूवमेंट, बहुत ज़्यादा वॉलेंस स्प्रेड हो जाता है, सामने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, टेलीग्राफ जो वायर्स हैं उनको कट कर देते हैं, कम्युनिकेशन एकदम खराब कर देते हैं, बहुत सारे पैरेलल गवर्नमेंट्स का मतलब कुछ नहीं है कि अपनी सेल्फ गवर्नमेंट्स भी बनानी शुरू हो जाती है छोटी छोटी इलाकों में, ठीक है, लोग कर देते हैं, जैसे कि बालिया में क्या था, चित्तू पांडे ने, ठीक है, जो पहली पैरेलल हमारी थी, ठीक है। उसके बाद तामलुक में हुआ था, ठीक है, हमारे सतीश सामंत ने, ऐसे सतारा में हमारे चौहान एंड नाना पाटिल ने किया, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म गवर्नमेंट थी, एंड उसके बाद हमारे तलचार में हुए, ठीक है। तो बाकी बाद में वैसे मूवमेंट जो है क्रश जो है हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी थी, बलिया, ठीक है, बलिया, तामुलुक, सतारा एंड तलचार, ठीक है। बाली ला दो, ठीक है, तामुलाक, ठीक है, सितारे ला दो, बाली ला दो, है ना, और ताल्लुक बैठाना है तो, ठीक है,
इस तरीके से, कुछ भी इस तरीके से याद करने के लिए यार, ठीक है। क्विट इंडिया जो टर्म है उसको कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट, गांधी जी का फास्ट, फिर गांधी का फास्ट आ जाता है भैया, जो गांधी है बहुत फास्ट रखने का शौकीन होता है। अंडर टू का एक 21 डे का एक फास्ट रख लेता है, जेल में उसकी जो कंडीशन है डिट्रॉइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है, जितनी भी होप्स है उसकी सर्वाइवल की गिव अप हो जाती है। एंड रिजल्ट क्या होता है, उसकी जो मॉरल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्टेमिना की वजह से वो सर्वाइव कर पाता है 21 डेज का, मतलब फास्ट पे बैठ जाता है, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है ना, तो वो लोगों से बोलता है कि भैया तुम वायलेंस मत करो उसको रोकने के लिए, सिंपल, ठीक है। अब बाद में वो आंसर करता है गवर्नमेंट को, कॉन्स्टेंटली एक्सटॉर्टिंग हिम टू कंडेम, वो कंडेम बोल रहे थे कि गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी भैया तुम तो नॉन वायलेंस करते रहते हो, तुम कंडेम करो ना इस वायलेंस को। तो वो कहता है कि भैया, गांधी कहता है कि रिफ्यूज़ नहीं करता, कंडेम रिफ्यूज़ कर देता है, मतलब कहता था कि भैया मैं नहीं करूँगा, और करूँगी नहीं, पीपल आप वायलेंस क्यों करवा रहे हो, आप करवा रहे हो, हम आपसे प्यार से मांग रहे थे, आप दे ही नहीं रहे, बट इनके लिए आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सीआर फॉर्मूला आता है, बेसिकली सीआर फॉर्मूला है एक इंडियन इनिशिएटिव, आप बिकॉज देखो कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा, अगस्त ऑफर कैंसिल हो चुका है, ठीक है, क्रिप्स मिशन ये भी कैंसिल हो चुका है, तो अब इंडिया ने कहता है देखो एक काम करो, मुस्लिम लीग इनकी आपस में वैसे नहीं बन रही है, पाकिस्तान की अलग अलग बातें चल रही हैं, तो सीआर फॉर्मूला कहता है काम करते हैं, देखो बढ़िया बेचारा अच्छे ऑप्शन दिया था इसने, ठीक है। तो चक्रवर्ती एंड हमारा राजा गोपालाचार्य बंदा था, इसने प्रपोज करा एक अपॉइंट करो, एक कमीशन अपॉइंट करते हैं, हम डिमार्केट करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, जहाँ पे भी मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, और ऐसे एरियाज में एक प्लेबसाइड करा लेते हैं। प्लेबसाइड का मतलब है लोगों से वोट करा लेते हैं, लोगों से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, भैया प्रपोज कर लेते हैं, हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा, जो भी 18 से प्लस है, एंड डिसाइडेड द इशू ऑफ सेपरेशन, और वो मतलब डिसाइड कर लेंगे कि आपको सेपरेट होना है कि नहीं होना है, इस तरीके से। अब जो मेजोरिटी में आया कि होना है तो उस वाले एरिया को सेपरेट कर देंगे, सिंपल। सो उनको फ्रीडम दे दी जाएगा इफ दे फेवर्ड अ सॉवरेन स्टेट, अगर उन्होंने खुद बोला कि भैया होना है तो उनको एक फ्रीडम दे दी जाएगी। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, तो एग्रीमेंट जो है मेड जॉइंटली, और फिर अगर पार्टीशन की बात हुई तो एक जॉइंटली एग्रीमेंट कर लेंगे, सेफगार्ड कर लेंगे अपने डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन को इकट्ठा रख लेंगे। मुस्लिम लीग जो है वॉज टू इंडोर्स कांग्रेस डिमांड जो है फॉर इंडिपेंडेंस एंड कॉपरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है वो भी ठीक है, वो कह देती है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जिन्ना कहता है कि एक काम करो, वो कहता है कि कांग्रेस से बोलता है कि आप एक्सेप्ट ही कर लो ना टू नेशन थ्योरी, ठीक है, एंड चाहता है कि ओनली मुस्लिम जो है वो नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट के ही वो है जो प्लेबसाइड में वोट दे। अब दो चार थोड़ी सी बात छिड़ जाती है, कांग्रेस फिर भी हाँ हाँ करने लगती है, ठीक है ठीक है। अब जिन्ना जो है लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट कर देता है, भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई, अच्छा खासा सोल्यूशन था, जिन्ना ने ऑब्जेक्ट कर दी, भैया हम तो टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लो, ओनली मुस्लिम्स ही वोट करेंगे प्लेबसाइड में। तो फिर इस तरीके से करके फिर हिंदू लीडर्स भी फिर इस बात में इस प्लान को कंडेम करने लगते हैं, और इस तरीके से भी फेल हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे मतलब एंड को एंड करने के ही प्लान आ रहे हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से। अब किसी प्लान पे कोई नहीं मान रहा, किसी प्लान पे कोई नहीं आ रहा। अब आगे आता है वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसको। अब वॉर जैसी सिचुएशन यूरोप में थोड़ी सी इंप्रूव होती है, इंडिया की जो गुडविल है नीडेड एज अ वॉर, लेकिन इंडिया की अभी भी हमें इंडिया की जरूरत थी, बिकॉज अगेंस्ट जापान के एक्सपेक्टेड टू लास्ट वॉर, क्योंकि 2 साल और चलने वाला था, ठीक है। तो सिचुएशन जो विद इन द कंट्री थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती, खराब हो ही जा रही थी, और रिजल्ट होता बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, फेमाइंस आए जा रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपेल्ड है, उसको कंपलसरी हो गया भाई हमें कुछ तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कुछ प्लान तो हमें लाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा इंडियंस को। आफ्टर कंसल्टेशंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंडियन जो प्रॉब्लम्स हैं, लॉर्ड वेवल क्या करते हैं, वाइसरॉय जो एक स्टेटमेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं वेवल प्लान, मतलब एक प्लान डिजाइन करते हैं, लेकिन डिस्कशन के बाद जो प्लान है चीफली कंसंट्रेट करता है, और मेन इसका जो फोकस होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वो कहता है कि बेटा देखो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपके लोग नहीं है, आपके लोग नहीं, इसलिए आपके हिसाब से फैसले नहीं हो रहे, हम एक काम करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें ना हम आपको घुसा देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं उसके स्ट्रक्चर में। मेन प्रपोजल ये होता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा सारे मेन कम्युनिटीज़ का, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे मुस्लिम्स और हिंदू, सो दैट आपके बीच में लड़ाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही उसकी बात नहीं मानी जा रही, ठीक है। बट सून आफ्टर द वेवल प्लेन इशू जैसे ही होता है, मेंबर्स ऑफ जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो रिलीज़ हो जाते हैं फ्रॉम द जेल्स, ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस होती है 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स की शिमला में, ठीक है, और वो कंसिडर करते हैं, मतलब वेवल प्लान हो तो क्या था इशू, लेकिन उसको थोड़ा सा उस पर डिबेट होती है और कोई डिसीजन नहीं पहुंच पाता। जो मिस्टर जिन्ना है वो बोलता है कि भैया वो इसी स्टैंड पे रहता है कि जो मुस्लिम मेंबर्स अप्रूव्ड ही करेंगे सिर्फ मुस्लिम लीग को, मतलब मुस्लिम मेंबर जो है जितने मुस्लिम मेंबर्स जाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको अप्रूव कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम लीग करेगा, ठीक है, जो कि इंक्लूड होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सो कम्युनलिज्म जो है वो दोबारा से एक तरीके से दरार हो जाता है, एंड फॉर द ब्रिटिशर्स वो
एक तरीके से कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में एक दरार आ जाती है। उनके लिए वो खुशी की बात थी, लेकिन आ तो जाती है, ठीक है। तो दोबारा से बता देते हैं, विवल बेन में क्या था भैया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे हम ध्यान देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे हम ध्यान देंगे, लेकिन क्या हो जाता है, हमारा जो जिन्ना हो जाता है वो कहता है भैया हम ही इनके मेंबर्स को तय करेंगे कि कौन जाएगा। अब इस बात पे हमारा प्रॉब्लम आ जाती है और ये भी अनसक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आईएनए ट्रायल होता है। आईएनए ट्रायल हमारी क्या है, इसलिए होता क्या है ना, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सबर का बांध टूटा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सबर का बांध टूटा जा रहा है। और अब आर्मी वगैरह इन सब में भी जो हमारी फोर्सेस हैं, उसमें भी डिफेंस वगैरह फोर्सेस है, उसमें भी हमारा ये घुस चुका है। दैट इज़ अवर क्या कहते हैं इसको, हमारा ये घुस चुका है, बूथ घुस चुका है कि भैया हमें तो फ्रीडम लेके रहनी है। तो आईएनए ट्रायल होते हैं बेसिकली, तो पीके सिघल, शाह नवाज खान एंड हमारे सिंह धिल्लन, तो सैगल खान धिलोन, इस तरीके से याद रखते हैं, सैगल खान धिलोन जो है, सैगल खान धिलोन, इन तीनों को ट्रायल पे लिटाया जाता है, ट्रायल पे रखा जाता है रेड फोर्ट में। एंड बेस्ट एफर्ट्स इस टाइम पे कांग्रेस करती है विन करने के लिए इस लीगल बीटल को, एंड इसके वजह से आउटराइट कन्वेंशन भी करते हैं, चार्ज करते हैं वॉर अगेंस्ट द किंग एम्पर। बिकॉज इनको क्या चार्ज था, इनके क्यों उनको पकड़ा गया, क्यों उनको ट्रायल पे डाला गया, क्योंकि उन्होंने वॉर कर दिया था अगेंस्ट द किंग एम्पर। सो यहाँ पे प्रेशर भी होता है इंडियन पब्लिक ओपिनियन का अगेंस्ट इस कन्वेक्शन के भी है, तो गलत हो रहा है, सून माउंटेड है, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं इस चीज़ के भी, ऐसा मत करो। एंड दिस शॉक ब्रिटिश गवर्नमेंट को शॉक में कर देता है, एंड कंपेल्ड एंड सस्पेंड करा देता है, इस वजह से सेंटेंस को भी ये क्या करा देते हैं, मतलब कन्वेक्ट जो भी कन्वेक्ट्स थे इनको सस्पेंड, जो मतलब जो भी सेंटेंस दिया गया था, मौत वौत जो भी, उसको सस्पेंड करा देते हैं। क्यों लोग करा देते हैं, कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। फर्दर एक डिसअफेक्शन हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा अमंग द सोल्जर्स के बीच में और भी ज़्यादा। एंड चीफ जो डिफेंस एडवोकेट है इसके दौरान जो हमारे देसाई था, भूला भाई, अच्छा भूल गया था ये, ठीक है, पहले भूल गया था, अब याद आ गया उसको, भूला भाई देसाई जो है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिसअफेक्शन फैल रहा है। तो अदर जो कुछ डिफेंस लॉयर्स हैं जो उनके सपोर्ट में आते हैं, बहादुर सप्रू, नेहरू, अली जिन्ना, ठीक है, तो ये सारे आते हैं आईएनए ट्रायल में, ठीक है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईएनए के बारे में, दैट इज़ आज़ाद हिंद फौज। तो बेसिकली जापानीज़ एंड तुम्हें पता है जापानीज़ एंड ब्रिटिश का क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स बेसिकली ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, तो वो बेसिकली जापानीज़ जो है जब डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश को साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को अपने पास प्रिजनर ऑफ वॉर्स की तरह रख लेती है, ठीक है, मतलब कैदी रख लेती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी इंडियंस रहते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होती है टोक्यो में, और वो फॉर्म करते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं, ठीक है। और जो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो राज बिहारी बोस होते हैं उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं इस लीग का, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, मतलब पहले एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद राज बिहारी बोस को इसका प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। अब आईएनए क्या है, फॉर्म्ड होती है बाय वो वही फॉर्म करता है आईएनए जो है, वो रिकोगनाइज हो जाती है, उसको बाद में सुभाष चंद्र बोस, मतलब जितने भी सोल्जर्स बचे हुए थे, देखो जापान क्यों हेल्प कर रहा है, बिकॉज जापान ऑलरेडी अगेंस्ट है, जापान वर्सेस जो है ब्रिटिश तो चल ही रहा है। तो बेसिकली जितने भी जापान में इंडियन सोल्जर्स थे वो कह रहे हैं इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं कि ठीक है भैया हम तुम्हें रिहा कर देते हैं, तुम अपनी लीग वीग बना लो, इनसे लड़ लेना, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमें भी तो हराना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बाद में स्केप कर जाते हैं बर्लिन में, बेसिकली इनको पकड़ लिया जाता है, उसके बाद ये बर्लिन चले जाते हैं, सेटअप वहाँ पे इंडियन लीग बनाते हैं और ज्वाइन करते हैं आईएनए को सिंगापुर में, एंड इस तरीके से उसके बाद प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है फ्री इंडिया की आईएनए की वो फॉर्म होती है, ठीक है, सिंगापुर में। आईएनए के 3 फाइटिंग वो नाम बता रखे हैं, सुभाष, गांधी, नेहरू, रानी लक्ष्मी, रानी झांसी भी होती हैं। बाद में जब डिफीट हो जाती है जापान की तो आईएनए भी मर जाता है, बिकॉज आईएनए को सपोर्ट जापान करता, लेकिन अब जापान ही हट जाता, तो फिर आईएनए किसके बलबूते पे आए, और बोस की भी मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है एयर क्रश में। रॉयल इंडियन नेवी, अब ये भी एक तरीके की वो होती है, म्यूटिनिटी हो जाती है, ठीक है, म्यूटनी टाइप है भी छोटी सी, ठीक है, रेन म्यूटनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी में। सो बॉम्बे रेटिंग्स एक काइंड ऑफ वो है, क्या कहते हैं इसको, बटालियन है नेवी में, ठीक है। तो एचएमएस तलवार स्ट्रक वर्क कर देते हैं, वो काम को छोड़ देते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उनको अनपैलेटेबल, उनको गंदा खाना दिया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, और उसके चलते वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना जॉइंटली वैसे उनको परस्यू करते हैं रेटिंग्स को कि आप सरेंडर कर दो। एंड ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट टाइम सीरियसली इनको रियलाइज हो जाता है भैया अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो इनको डोमिनेंट स्टेटस नहीं दे सकते, बहुत हो गया डोमिनेंट स्टेटस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब पता चल गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अवेकनिंग हो जा, तुमको पता चल जाता है, रियलाइज़ करते हैं भैया बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होगी इंडियंस में, एंड रिवॉल्ट जो है आर्म फोर्सेस तक पहुंच चुका है, और वो अब बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं कर सकते इंडिया पे। इसी के चलते फिर वो कैबिनेट मिशन लाते हैं, इसमें बेसिकली वो डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के थ्रू कि आप विजिट करते हैं इंडिया को, और कुछ रिकमेंडेशन देते हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के जो कि इंट्रोड्यूस होंगे इंडिया में। कैबिनेट जो मिशन है उसमें लॉरेंस क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर होता है, ध्यान रखना है, लॉरेंस क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर होता है, जो मीट करते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जाके मिलते हैं, और एक सेटिस्फैक्ट्री जो सोल्यूशन है
कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज़ का वो, लेकिन उनको नहीं मिलता। सो मिशन इन्वेस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स, फिर वो बात करते हैं कि भैया आप एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना बना दो, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। मतलब वो खुद भी कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये ला दो वो ला दो, पर वो कहते हैं कि भैया बात तो करते हैं, मतलब एक तरीके का चिट्ठा लाते हैं, पेज लाते हैं, पेज में लाके वो बोलते हैं कि ये हमने अपनी तरफ से कुछ सोल्यूशन आपके के लिए सोचे हैं, लेकिन 2-3 पार्टी जो है एग्री नहीं करते हैं इस पर। फिर वो कहते हैं भैया तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और अपनी इंटीरियम गवर्नमेंट बनाओ। इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट, जब तक प्रॉपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तो तब तक के लिए आप इंटीरियम गवर्नमेंट बना लो, ठीक है। तो मुस्लिम लीग तो एक्सेप्ट कर लेती है इस प्लान को, वाई मेंटेनिंग अपने राइट को मेंटेन करती है भी हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। कांग्रेस पार्शली एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कांग्रेस भी ऑल टुगेदर कर ही लेती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ध्यान रखना है मुस्लिम लीग इसको क्या है एक्सेप्ट करती है, एंड जो कांग्रेस है वो पार्शली, बट ठीक है इसका, ठीक है। नाउ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन क्या है, तो बेसिकली प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस, जैसे कांग्रेस की सक्सेस होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत अच्छे वोट उसको मिल जाते हैं, तो मुस्लिम लीग को फिर आग लग जाती है, फिर वो डायरेक्ट एक्शन कैंपेन बोल देती है, और फिर वो वाइड स्प्रेड कम्युनल रिवॉर्ड्स करा देती हैं कंट्री में, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे इंटीरियम गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया था कि इंटीरियम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, और इसके चलते टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, एंड फॉर्म्ड कांग्रेस मेंबर्स लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जॉइंड इट, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, बस मुस्लिम लीग उसको नहीं करती है। ना कॉन्ट्रेरी वो विड्रॉ कर लेती है अपनी अर्लियर एक्सेप्टेंस जो भी था कैबिनेट मिशन प्लान की थी, भैया यस कि मतलब पहले था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेंगी, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, स्टेट ले लेंगे, नेशन पे नहीं रहेंगे, लेकिन अब इस चीज़ से वो हट जाती है और फिर फॉर्मेशन होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पता ही दिसंबर में हुई थी 1946 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। एटलीज अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर था एटलीज दिल्ली, उसने अनाउंस करा कि जो ब्रिटिश है वो विड्रॉ कर लेगा इंडिया से जून तक। उन्होंने साफ साफ बता दिया था भैया बहुत हो गया, हम तुम्हारे कलेशों से दुखी आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटेबेटन को, और वो बोलते हैं कि अब हम क्या करते हैं, अब एक नया प्लान लेके आए कि जाते जाते एक प्लान तो देके जाएंगे ना कि ये हम करके जा रहे हैं तुम्हारे लिए, तो वो कहते हैं हम रिप्लेस कर देते, जो वेवल था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के बारे में बात कर रहा था, इसको हटाओ, कैबिनेट मिशन तो वैसे तुमने रिजेक्ट कर दिया बाद में, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान आएगा। माउंटबेटन प्लान क्या कहता है कि एक की देता है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो भी डेडलॉक क्रिएट किया गया था मुस्लिम से, बाद में रिफ्यूज़ किया था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करेंगे, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आई थी, तो वो कहते हैं कि आप करो डिवाइड कर देते हैं इंडिया को, बट वो ऐसे कहते हैं कि हम मैक्सिमम यूनिटी रखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा ही है जो मुस्लिम्स को देंगे, बाकी जितना भी इंडिया का पार्ट है वो इंडिया में ही रहेगा। जो कंट्री है वो पार्टीशन हो जाती है पंजाब एंड बंगाल वाली साइड से, जो लिमिटेड पाकिस्तान जो है वो क्रिएट होता है, मीट बोथ कांग्रेस एंड लीग दोनों की पोजीशन, दोनों की रिक्वायरमेंट को मीट की जाता है। जो लीग की पोजीशन है पाकिस्तान पे वो कंसीड होती है दैट इट वुड बी क्रिएटेड, कि लीग की पोजीशन जो है पाकिस्तान में वो भी मतलब पाकिस्तान भी बना दिया जाता है, बट कांग्रेस की पोजीशन जो है, कांग्रेस की जो बात थी कि भैया यूनिटी रखनी है, वो भी रखा जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और इसलिए पाकिस्तान को उतना बनाया जाता है एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा बना सकते थे। डिटेल जो प्रिंसिपल्स हैं पार्टीशन के वो, और बोला जाता है कि हम अच्छे से मतलब प्रिंसिपल्स बताते हैं कि किस किस तरीके से पार्टीशन होगा, क्या बाउंड्रीज होगी वो, और स्पीडी ट्रांसफर की बात करते हैं कि फटाफट से हम पावर देने की कोशिश करेंगे। डोमिनेंट स्टेटस ऑफ न्यूली फॉर्म डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जब पहले इनका डोमिनेंट स्टेटस होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है इसलिए आप सोवरेन नहीं हो, बिकॉज क्यों, आपके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इस वजह से फिर एक्सेप्टेंस हो जाता है कांग्रेस एंड हमारी मुस्लिम लीग की, रिजल्ट हो जाता है बर्थ ऑफ, इसकी वजह से पाकिस्तान का बर्थ हो जाता है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये बिल होता है कंटेनिंग प्रोविजंस तो होते हैं इसमें माउंटबेटन प्लान के कि किस तरीके से पार्टीशन होगा, ठीक है, एंड किस तरीके से हमारा स्पीडी ट्रांसफर होगा पॉलिटिकल पावर्स का, ये सब कुछ होता है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, तो सबका बेसिकली हो गया था, पूरा इंडिया गया था, बस इसमें 3 स्टेट थे जो ज़्यादा नाक आँख मार रहे थे, कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। बेसिकली इन्होंने नहीं साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद हमारे इंडिया के साथ। बेसिकली 3 चॉइस थी, इंडिपेंडेंट रहो, पाकिस्तान के साथ दो, और या फिर इंडिया के साथ दो। महाराजा जो कश्मीर थे बाद में उन्होंने एसीड कर लेते हैं इंडिया में, वो अक्टूबर में ही, क्योंकि इरेगुलर एक पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है इन्वेड करना शुरू हो जाते हैं। वहीं पे जो नवाब ऑफ जूनागढ़ है वो मुस्लिम थे, लेकिन जो उसके लोग थे मोस्ट ऑफ द पीपल वो हिंदूज थे। रेफरेंडम होता है, लोग क्या चाहते हैं, इंडिया को ज्वाइन करना, ठीक है। बाद में जो नवाब था वो पाकिस्तान चले जाता है, जो बाकी के लोग थे हमारे पास आ जाते हैं, हमारे गुजरात साइड है। निज़ाम जो था हैदराबाद का, उसको फोर्स कर लिया जाता है कि भैया चलो, ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा सा पाकिस्तान बना के बैठे हैं हम बीच छोटे से एरिया में, तो प्रेशर के साथ उसको भी कर लिया जाता है मिलिट्री एक्शन के साथ। फ्रेंच कॉलोनीज होती है पुंडुचेरी, ये चंद्रनगर, माहे, करिकल, उसको भी वो भी एंड हो जाती है हमारे 1954 में। जो टेरिटरीज है उनको भी इंटीग्रेट कर देते हैं इंडिया के साथ। ऐसे हमारे पोर्चुगीज जो कॉलोनीज़ हैं वो भी, जैसे कि जो गोवा थी, दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, इनको भी बाद में लिबरेट किया जाता है, ठीक है। कौन करता है, इंडियन ट्रूप्स करते हैं, ठीक है, 1961 में। सिंपल, खत्म हमारा चैप्टर।